हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे 55 एमसीक्यू रिलेटिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच से संबंधित 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी विश्वविद्यालयों में प्रश्न पत्र अब एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये 55 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इसको एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बीए बीकॉम में ये विषय पढ़ाया जाता है। तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर से करने से पहले हम देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं। मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या होता है? इसका देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड, जो मांग का नियम है कि अगर किसी उत्पाद का, प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, क्योंकि चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसको कम खरीदते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इफ द प्राइस राइजेस द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। सिंपल बात है कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सामान की मूल्य बढ़ जाता है तो हम उसको कम खरीदते हैं, और मूल्य कम हो जाता है तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो ये मांग का नियम है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो हम कम खरीदेंगे, अगर मूल्य बढ़ गया है तो हम कम खरीदेंगे, लेकिन कम कितना कम खरीदेंगे, वो जो होती है वो मांग की लोच कहलाई जाती है। यानी कि जो चेंज होगा तो हम प्राइस में, तो हम कम या ज़्यादा खरीदेंगे, तो कितना कम या ज़्यादा खरीदेंगे उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू सम चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कि प्राइस बदल रहे हैं तो उसमें कितना डिमांड का रिस्पॉन्स हुआ है। तो प्राइस चेंज हो रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारी सैलरी ज़्यादा हो जाए, वेतन ज़्यादा हो जाए, तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ या घट जाए तो हम कोई दूसरा सामान कम ज़्यादा खरीद सकते हैं। जैसे हमें चाय पीने का शौक है, चाय के प्राइस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, चाय कम पियेंगे। लेकिन अब पीने का मन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके बदले कॉफ़ी पी लेंगे, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में कोई अंतर नहीं हुआ है। तो चाय महंगी हो गई, लेकिन तो इसलिए हमने चाय को ना पीकर अब हमने कॉफ़ी खरीदना चालू कर दिया, कॉफ़ी की मांग ज़्यादा हो गई, जबकि कॉफ़ी की मूल्य में कोई चेंज नहीं हुआ था। तो ये मूल्य चेंज हो जाए, या हमारी इनकम कम या ज़्यादा हो जाए, या किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम ज़्यादा हो जाए, तो जो हम प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं उसमें कितनी चेंज हो रहा है डिमांड में, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा करते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय या अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में कुछ बदलाव के लिए मांग की प्रतिक्रिया का एक मात्रात्मक माप है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है कि कितना चेंज हो रहा है। मूल्य अगर बढ़ रहे हैं तो हम मांग कम करेंगे, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो जाएगी, उसे कितनी कम या ज़्यादा हो रही है, तो उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा करते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें दी गई हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कोई चीज़ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड कम हो रही है, यानी कि सिकुड़ रही है, संकुचित हो रही है। और इंक्रीज इन डिमांड बढ़ना, और डिक्रीज इन डिमांड। देखिए चीज़ें एक सी लग रही हैं लेकिन चारों में अंतर है। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है, इसका आंसर देखिए इधर है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ अ फॉल इन इट्स प्राइस। यानी कि अगर एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, तो डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसके मूल्य में कमी आ गई है। अदर चीज़ें में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं, आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है, बाकी आर्थिक चीज़ें सब सेम हैं।
केवल आप उसकी मूल्य कम हो गया तो आपने ज़्यादा सामान खरीद लिया, मांग ज़्यादा हो गई, तो उसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहा करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन उसका उल्टा हो गया। कॉन्ट्रैक्शन हो गया जब मूल्य में वृद्धि हो गई तो हम सामान को कम खरीद रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड जो होता है उसका देखिए आंसर लास्ट वाला है इधर, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि मूल्य को छोड़कर बाकी चीजों में कुछ फर्क हो रहा है तो हमने ज्यादा सामान खरीदा। जैसे वेतन बढ़ गया हमारा, तो अगर हमारा वेतन बढ़ जाता है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। भाई हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, हमारी नौकरी लग गई मान लीजिए, तो हमारी सैलरी आ गई, सैलरी आने लग गई, तो अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, हम सामान खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा कि मान लो सैलरी कम हो गई या कोई और कारण हो गया और हमने सामान कम खरीदना चालू कर दिया, तो वो डिक्रीज इन डिमांड हो गई। अगर मूल्य की वजह से, मूल्य की कम या ज्यादा होने से हम सामान ज्यादा या कम खरीद रहे हैं तो उसे एक्सपेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर मूल्य में कोई चेंज नहीं है, कोई और कारण हो सकते हैं डिमांड कम या ज्यादा होने के, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड कहा करते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, पढ़ सकते हैं आप इसको। मैंने देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। तो देखिए मांग में विस्तार क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मूल्य की वजह से किसी वस्तु की कीमत में गिरावट, अन्य कारकों के स्थिर रहने के कारण उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। यानी वस्तु की कीमत में तो गिरावट हो रही है, तो हम मांग ज्यादा कर रहे हैं, तो उसे हम मांग में विस्तार कहा करते हैं। और मांग में संकुचन वही बात हो गई कि भाई कीमत में वृद्धि हो गई तो हम सामान कम खरीद रहे हैं, तो वो मांग में संकुचन हो गया। मांग में वृद्धि, इसका आंसर देखिए लास्ट वाला है, किसी वस्तु की कीमत के अलावा किसी अन्य कारक के कारण उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होना, वो मांग की वृद्धि हो गई। ऐसी मांग में कमी हो गई कि मूल्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी और कारण की वजह से हम सामान कम खरीद रहे हैं, तो मांग में कमी कहलाई जाती है। तो ये बहुत समझने की बात है ये, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग ही रखा है। अब देखिए, अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑकर्स इन केस ऑफ, मांग वक्र में बदलाव। यहाँ पर आप देखेंगे ए बी आपका डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, और ये चेंज हो रहा है, सी डी में चला गया या ऊपर की तरफ चला गया या नीचे की तरफ हो सकता है। तो जब डिमांड कर्व में जो शिफ्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की वजह से होता है, मांग में वृद्धि और कमी की वजह से। जैसे ऊपर चलता जाएगा, ए बी से ऊपर हो गया सी डी, उससे ऊपर होगा तो मांग में वृद्धि मानी जाएगी। ए बी से अगर ये नीचे आ जाता तो मांग में कमी कहलाई जाती। तो ये पहला ए आंसर हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में बी ड्यू टू, देखिए किसकी वजह से होता है। मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड यानी वृद्धि और कमी मांग में जो होती है वो होती है जब मूल्य में कोई फर्क ना हो, बाकी चीजों में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आय में परिवर्तन हो गया आपका, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो गया। संबंधित मीन्स उससे रिलेटेड गुड्स हैं, उस वाले प्रोडक्ट में नहीं, किसी और प्रोडक्ट में संबंधित प्रोडक्ट हैं, उनके वस्तुओं की कीमत में चेंज हो गया। स्वाद में बदलाव आ गया, आपके टेस्ट वगैरह प्रेफरेंस आपकी बदल गई। जनसंख्या बढ़ने लगती है तो मांग की बढ़ने लगती है। आय के वितरण में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स कारणों में आता है, इसलिए ऊपर के सभी आंसर माने जाएंगे। इसका आंसर हो गया एफ। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो मैंने आपको बताया, मांग में विस्तार और संकुचन किस कारणों से होता है, केवल मूल्य की वजह से। अगर आपके उत्पाद का मूल्य कीमत यानी कम ज्यादा हो रही है तो मांग का विस्तार या संकुचन कहलाया जाता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड। तो इसका हो गया चेंज इन प्राइस, सी आंसर इसका हो गया। देखिए अब हम मांग की लोच हम पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। 3 तरह की हम मांग की लोच मानते हैं, तो उनके फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मूल्य की वजह से आपकी मांग बदल रही है तो कितनी कम या ज्यादा बदल रही है,
उसे हम मूल्य लोच कहा करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी कहा करते हैं। इसके देखिए अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं करा, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है मूल्य लोच, क्योंकि इनके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मूल्य लोच होता है एक्स की, यानी एक्स जो हमारा प्रोडक्ट है, एक्स की मांग की मात्रा में परिवर्तन। यानी पहले हम 10 किलो की जगह अब हम 15 किलो लेने गए, तो परिवर्तन कितना हो गया 5 किलो का। एक्स की मूल मात्रा की मांग, यानी कि मूल हम कितना लेते थे 10 लेते थे, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब 10 से 15 हो गया, 5 फर्क हो गया, तो 5 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। फिर नीचे भाग करेंगे इसे एक्स की कीमत में बदलाव, यानी कि पहले कोई चीज़ 20 रुपए की मिलती थी, अब 18 रुपए की मिल रही है, तो 2 रुपए कम हो गए, तो 2 रुपए लिख दिया यहाँ पे। एक्स की कीमत में बदलाव 2 रुपए, और एक्स की मूल कीमत कितनी थी 20 रुपए थी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मूल्य लोच निकल कर आ जाएगा। यही मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, फिर चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स। इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी या मूल्य लोच निकल कर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे हैं, तो उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला और है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितने प्रतिशत सामान की मांग बढ़ी है घटी है जो भी है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में कितना मूल्य यानी जो कीमत है उसमें कितने प्रतिशत का फर्क परिवर्तन हुआ है, उससे भाग कर देंगे तो भी प्राइस इलास्टिसिटी निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी होती है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब आय लोच, कि आपकी आपकी जो आय है, इनकम है, वेतन है, कुछ भी कहीं से भी पैसा आपके पास आ रहा है, तो उसकी वजह से आप कम या ज़्यादा खरीद सकते हैं सामान, तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी यानी आय लोच। उसका भी फॉर्मूला यही है, ऊपर देखेंगे आप। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, यानी कि एक्स के प्रोडक्ट में कितना बदलाव आया, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, पहले कितना खरीदते थे आप, और इसे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की हमारी आय में कितना अंतर आया। पहले 15,000 रुपये मिलते थे, अब 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 5,000 का अंतर आ गया, तो 5,000 लिख दिया, अपॉन ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम 15,000 थी, तो हमने 15,000 लिख दिया। वही देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, एक्स की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और एक्स की मांगी गई मूल मात्रा कितनी है। इसे भाग कर देंगे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, और फिर डिवाइड हो जाएगा उपभोक्ता की मूल आय कितनी थी। तो इससे हम आय लोच निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला नीचे दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो मांग हम कर रहे हैं उसकी में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, और डिवाइड कर देंगे, इसको भाग कर देंगे हम कितने प्रतिशत आय में परिवर्तन हुआ है। तो ये फॉर्मूला आय लोच का रहेगा, यानी कि इनकम की वजह से हम प्रोडक्ट को कितना कम या ज़्यादा खरीद रहे हैं। तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस लोच या आड़ी लोच कह देते हैं इसको। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे चाय और कॉफ़ी की बात हमने करी कि चाय के दाम बढ़ गए, चाय की कीमत बढ़ गई, तो हमने कॉफ़ी खरीदना शुरू कर दिया, कॉफ़ी की मांग बढ़ गई, जबकि कॉफ़ी के मूल्य में कीमत में कोई फर्क नहीं हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं चाय के और खरीद रहे हैं हम, ज़्यादा मांग बढ़ रही है कॉफ़ी की, तो इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहा करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल हो रहे हैं, बस और ट्रेन, बस और रेलगाड़ी में आप जाते होंगे, तो बस का अगर किराया बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, रेल से जाना चालू कर दिया हमने, रेलगाड़ी में बैठ के जाने लगे। तो जबकि रेलगाड़ी का किराए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन रेलगाड़ी की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि बस की कीमत बढ़ गई, बस का किराया बढ़ गया था। तो एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी यानी आड़ी लोच कहा करते हैं। इसका भी देखिए फॉर्मूला, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, और चेंज इन प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट, वाई मतलब दूसरा प्रोडक्ट, चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई। एक एक्स प्रोडक्ट ले लिया हमने, एक वाई प्रोडक्ट ले लिया। ऐसे हिंदी में लिख रखा है, एक्स जो कोई भी सामान हो सकता है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और एक्स की मांगी गई मूल मात्रा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे, वाई की कीमत में परिवर्तन, वाई की मूल कीमत कितनी है। ऐसी परसेंटेज चेंज में भी आ सकता है, प्रतिशत कितना परिवर्तन हो रहा है इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स
और प्राइस बदल रहे हैं वाई के, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि कितने प्रतिशत प्रोडक्ट वाई के कीमत में परिवर्तन आया है। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। ये तीन इलास्टिसिटी मानी जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको देखिए 4 तरह के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, अभी हमने 3 देखे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी का इसमें कौन सा फॉर्मूला सही लग रहा है आपको, तो अभी पीछे आपने जो समझा उसको नोट कर लीजिए, तब आप ये MCQ कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में प्राइस इलास्टिसिटी का कौन सा फॉर्मूला सही लग रहा है। तो इसमें ए जो फॉर्मूला है वो सही है, पीछे आप देख भी सकते हैं रिमाइंड करके वीडियो को पीछे ले जाके। तो ए आंसर इसका सही माना जाएगा, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था। ये हिंदी में भी देखिए मैंने दे रखा है, किस उत्पाद एक्स की मांग की कीमत लोच इस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो ए आंसर जो है इसका सही है, जो हमने पीछे पढ़ा था वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ए आंसर सही है। देखिए करके देख लेते हैं। देखिए वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट से, यानी कि जो कीमत थी वस्तु की वो 80% कम हो गई। तो जब कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, तो मांग में 100% की वृद्धि हो गई। तो आप कीमत लोच आपको निकालनी है। तो ये फॉर्मूला देखिए हमने एक लिखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी में कितना प्रतिशत चेंज हुआ, 100। नीचे लिख रखा है, देखिए आप नीचे की तरफ जाएंगे 100 लिख रहा है, यहाँ पे देखिए 100 लिख रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 80। तो 100/80 यानी कि 1.25। तो इसका आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन, यानी 1.25 आंसर इसका हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और कराया हमने। यदि Q1 क्वांटिटी पहले थी 20,000, क्वांटिटी 2 थी 25,000, सामान खरीदते थे पहले 20,000 इकाई खरीदते थे या 25,000 इकाई खरीद रहे हैं। प्राइस पहले था 10 रुपए, अब हो गया P2, अब हो गया 8 रुपए। तो मांग की कीमत लोच अनुपातिक रीति में कितनी होगी, वो जैसा हमने फॉर्मूला है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया था एक्स की मांग की मात्रा में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, 20,000 से 25,000 खरीद रहे हैं अब हम, तो 5,000 का अंतर हो गया। तो नीचे आप फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है 5,000 लिख दिया है, देखिए यहाँ पे 5,000 लिख रहा है। एक्स की मूल मात्रा की मांग कितनी थी, 20,000, पहले मात्रा कितनी लेते थे हम, 20,000। नीचे भाग करेंगे एक्स की कीमत में बदलाव, कितना बदलाव हुआ कीमत में, पहले 10 रुपए था अब 8 रुपए हो गया, यानी कि 2 रुपए का बदलाव, तो 2 लिख दिया हमने नीचे, देखिए आप। फिर बटे एक्स की मूल कीमत पहले कितनी थी, 10 रुपए थी, तो 10 रुपए लिख दिया। इसको जोड़ घटाना ये गुणा भाग कर लेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 1.25, यानी बी ऑप्शन इसका सही, बी विकल्प सही माना जाएगा। ये देखिए कि यह किसी उत्पाद की कीमत में बदलाव के लिए मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया की डिग्री को मापता है। यानी कि कीमत में अगर बदलाव हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग की गई मात्रा की कितनी डिग्री में अंतर आया, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी आंसर माना जाता है। मूल्य लोच जो हमने पढ़ा, मूल्य लोच हो गया, कीमत की वजह से जो बदलाव आ रहा है मांग में, वो कीमत लोच या मूल्य लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी कही जाती है। अब इसको निकालने के तरीके भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच को मापता है। जो डिमांड कर्व होता है उस पर अगर हम पॉइंट लगा दें कि भाई उस पर कितने रुपए पर कितनी डिमांड हो रही है, तो वो बिंदु विधि कहलाई जाती है, पॉइंट मेथड कहलाया जाता है। बहुत सारे मेथड देखिए इसके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, पॉइंट मेथड है, तो ये इसका आंसर हो गया पॉइंट मेथड। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था ना कि इलास्टिसिटी हम लोच पढ़ रहे हैं कि कितनी कम या ज्यादा लोच मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए जब कीमत 5% गिरती है, भाई कीमत 5% गिरी लेकिन मांग 6% बढ़ गई, तो यानी कि मांग ज्यादा बढ़ रही है, कीमत में उतना फर्क नहीं पड़ा जितनी मांग में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो मांग की लोच जो है वो अत्यधिक लोचदार मानी जाएगी। ए आंसर हो गया हाईली इलास्टिक, क्योंकि जितनी कीमत में चेंज हुआ उससे ज्यादा चेंज हो रहा है डिमांड में, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, प्राइस कम बढ़ रहे हैं, यानी कम गिरे। 5% प्राइस में फर्क हुआ लेकिन मांग में फर्क हो गया 6%। तो जब मांग में अगर ज्यादा प्रतिशत का अंतर आता है तो वो अत्यधिक लोचदार मानी जाती है, यानी लोच उसमें ज्यादा है।
तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। देखिए फिर एक क्वेश्चन हमने और लिया है। देखिए टमाटर की बात हम कर रहे हैं। यदि 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 रुपए प्रति किलोग्राम था कीमत, तो हम 400 किलोग्राम टमाटर की मांग की गई। 400 किलोग्राम टमाटर हम खरीदते हैं। जब कीमत 5 रुपए सब कितनी हो गई? देखिए 4 रुपए 75 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गई, तो हमने 400 की जगह हम ज़्यादा सामान खरीदने लगे। 450 किलोग्राम टमाटर की मांग की गई। तो मांग की लोच हमें निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला वही है, एक्स की मांग की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ? पहले 400 किलो खरीद रहे, अब 450 खरीदे, तो 50 का अंतर हो गया। तो नीचे फॉर्मूले में देखेंगे हमने 50 रुपए लिख दिए। उसके नीचे असली कीमत कितनी थी पहले? 400, तो 400 लिख दिया। उसके नीचे आएगा एक्स की कीमत में बदलाव। बदलाव कितना हुआ प्रोडक्ट में? टमाटर की कीमत में 5 रुपए से 4 रुपए 75 पैसे का अंतर हो गया, तो यानी कि 0.25 25 पैसे कम हो गए। तो नीचे आंसर में लिख दिया हमने कैलकुलेट करते हुए 0.25 बटे पहले कीमत कितनी थी? 5 रुपए, तो बटे 5 कर दिया। इसको आप जोड़ घटाना करेंगे, 50 बटे 400 लिख रहा है। जो नीचे भाग करते हैं तो उससे गुणा करके उल्टा हो जाता है, 5 ऊपर आ जाता है, 0.25 नीचे आ गया। तो ये गणित होती है थोड़ी सी। तो मूल्य लोच को कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा निकल के। तो इसका ऑप्शन सी हो गया आंसर, 2.5। मैच द फॉलोइंग एक और देख लेते हैं। E इक्वल टू पहला है E ग्रेटर देन 1, यानी कि जो लोच है वो एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, एक से ज्यादा आया आंसर, तो ये क्या माना जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, आपका उत्तर एक से ज्यादा आ रहा है, तो क्वांटिटी लोचदार ज्यादा मानी जाएगी, यानी कि जो मांग में परिवर्तन हुआ है वो ज्यादा हुआ है, कीमत में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर ई कम आ रही है, ई लेस देन 1 आ रही है, तो जो डिमांड की क्वांटिटी है वो कम है और कीमत जो है वो उसमें ज्यादा अंतर आया है। ई इक्वल टू 1, ई बराबर 1 आ रहा है, तो जितने प्रतिशत कीमत में चेंज परिवर्तन आया उतनी ही प्रतिशत मांग में परिवर्तन आएगा, बराबर आएगा। यानी 5% कीमत कम हुई तो 5% मांग बढ़ गई, या 5% कीमत बढ़ गई तो 5% ही मांग घट गई, तो बराबर रहेगा। ई इक्वल टू 0 मानते हैं तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कीमत कितनी भी कम या ज्यादा हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं नमक का। नमक अगर महंगा हो जाए तो आप ज्यादा सस्ता कम तो खाएंगे नहीं, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। या कीमत कम हो जाए नमक की तो आप ज्यादा नमक तो सब्जी में डालेंगे नहीं, कि दाल सब्जी में ज्यादा नमक डाल लेंगे तो कड़वी हो जाएगी। तो नमक का जो डिमांड है, नमक की जो मांग है वो स्थिर रहती है, उसमें आपको की कीमत से ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। E इक्वल टू इन्फिनिटी कहते हैं इसको, कि अगर प्राइस कुछ भी हो, डिमांड बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो गई एकदम, तो उसे हम कहते हैं E इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कि कोई लिमिट नहीं है। कि मान लो चेंज हुआ 1 रुपया और डिमांड बढ़ गई, हजारों किलो का फर्क पड़ गया, तो ये बायर्स बाई ऑल दे कैन एट सम प्राइस, कोई प्राइस हो, डिमांड बढ़ती जा रही है घटती जा रही है, तो वो E इक्वल टू इन्फिनिटी मानी जाती है। ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ई ग्रेटर देन 1 है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है, यानी मांग की मात्रा में ज़्यादा चेंज हुआ है, अब कीमत में कम परिवर्तन हुआ है। ई लेस देन 1 है, यानी कि इलास्टिसिटी कम है, यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन कम हुआ है, कीमत में प्रतिशत ज़्यादा हुआ है अंतर। ई बराबर 1 में दोनों बराबर रहती हैं। ई इक्वल टू 0 में कीमत में बदलाव के जवाब में मांग की गई मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ। और E इक्वल टू इन्फिनिटी, खरीदार कुछ कीमत पर वह सब कुछ खरीदते हैं जो वे कर सकते हैं, हमें जितना खरीदना है कीमत कुछ भी हो। इसको हम देखिए दूसरे नजर से भी थे। E ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक माना जाता है, E लेस देन 1 है तो इनइलास्टिक यानी बेलोचदार है, E बराबर 1 है तो यूनिट इलास्टिसिटी मानी जाती है कि सेम है, E इज इक्वल टू 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, E इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मांग की कीमत लोच को मापने की विधि है? देखिए प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है
वो उसे नापना है, मेजरमेंट करना है, तो कौन से मेथड से? तो सारे मेथड्स माने जाते हैं। प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड हो गया, टोटल आउटले मेथड हो गया, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हो गया, आर्क इलास्टिसिटी मेथड हो गया। ये चारों मेथड सही हैं, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ये ऑप्शन इसका माना जाएगा। 15 प्रश्न, मांग की कीमत लोच को मापने की कुल परिव्यय विधि, जो टोटल आउटले मेथड है कि टोटल कितना खर्चा हम कर रहे हैं कीमत के बदलाव में, उसे हम टोटल आउटले मेथड कहा करते हैं। कुल परिव्यय विधि यानी कि अगर 2 रुपए से 3 रुपए प्राइस हो गई तो कितना सामान हम, कितने रुपए का सामान हम एक्स्ट्रा, कितना खर्चा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 2 रुपए से 1 रुपया रह गई तो हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, या 2 रुपए से 4 रुपए हो गए तो हम कम खरीद रहे हैं, तो कितना खर्चा कम या ज़्यादा हो रहा है, वो ये मेथड बताता है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये मार्शल ने दिया था, ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये मार्शल ने ये फॉर्मूला दिया था। देखिए, किस विधि से हम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव से मांग की लोच को जान सकते हैं, जो कीमत में गिरावट या वृद्धि हो सकती है। तो देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने भी आपको बताया है कि टोटल खर्चा हम कितना कर रहे हैं कीमत के बढ़ने या घटने से, तो ये मेथड होता है टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय विधि। ये मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि किसने तैयार की? Who formulated the proportional or percentage method of measuring price elasticity of demand? ये प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था, ये परसेंटेज वाला जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले देखे थे बहुत सारे, वो सब प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा दिए गए थे। देखिए भाई, विच मेथड वी कैन नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज चेंज वाला था ना, प्रतिशत कितने प्रतिशत चेंज हो रहा है, जो शुरू में हमने फॉर्मूले देखे थे कि कितने प्रतिशत क्वांटिटी में चेंज हुआ, कितने प्रतिशत कीमत में चेंज हुआ, तो ये प्रोपोर्शनल मेथड माना जाता है। ये आंसर हो गया अनुपातिक प्रतिशत विधि। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधि के अनुसार एक ही मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है? यानी कि एक ही डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व बना हुआ है, उसमें दो बिंदु लगा दिए हैं, तो ये आर्क मेथड, चाप विधि कहलाई जाती है। मांग की कीमत लोच को मापने के लिए बिंदु विधि किसने तैयार की? जो तीसरा मेथड है पॉइंट मेथड, वो तैयार किया गया था, वो भी मार्शल ने तैयार किया है, मार्शल ने ही पॉइंट मेथड इजाद किया था। इसमें देखिए पॉइंट मेथड में क्या होता है, मांग की लोच मापने की किस विधि के अनुसार सीधी रेखा मांग वक्र पर एक बिंदु लिया जाता है, जो सीधी रेखा मांग वक्र को दो खंडों में विभाजित करता है। यानी कि जो कर्व है उसमें एक पॉइंट लगा दिया जाता है कि भाई कितनी इलास्टिसिटी उससे पता चल जाती है, तो वो पॉइंट मेथड यानी बिंदु विधि कहलाई जाती है। वो सी ऑप्शन इसका हो गया आंसर। अब देखिए हम आई लोच, इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे, आई लोच की बात करेंगे। फॉर्मूले हमने देखिए शुरू में देखे थे, तो आई लोच का वाला फॉर्मूला जो है वो बी आंसर इसमें सही है। एक्स की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, एक्स की मांगी गई मूल मात्रा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, और भाग करेंगे इसको उपभोक्ता की मूल आय से। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये पहले भी हमने फॉर्मूले देखे थे, आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए कॉपी में, तभी आपको ये आसानी रहेगी यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करने में। इंग्लिश में भी देखिए मैंने दे दिया है आपको, इसका ए आंसर सही है। देखें आप, हमने पहले भी लिखा था ए आंसर इसका इनकम इलास्टिसिटी का सही माना जाएगा, पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल लोच का निर्धारक है? यानी प्राइस इलास्टिसिटी जो थी उसका कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को फर्क करते हैं। देखिए, स्थापन की उपलब्धता, अगर प्राइस में कम ज़्यादा हो रहे हैं, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया चाय कीमत बढ़ रही है तो हमने चाय को छोड़ के कॉफ़ी पीना चालू कर दिया, लेकिन अगर कॉफ़ी का कोई हिसाब ही, कॉफ़ी कुछ नहीं होती तो हमें चाय पीनी पड़ती। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, बदले में हम कुछ चीज़ दूसरी ले सकते हैं, तो लोच पे फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, किसी वस्तु के उपयोग की संख्या, यानी कोई वस्तु है वो कई जगह काम आ सकती है। जैसे दूध होता है, मिल्क, उससे आप दूध भी पी सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, मावा भी बना सकते हैं। तो अगर महंगा हो गया दूध
तो आप केवल उसमें जो जरूरी काम होगा, दूध पीना है तो आप दूध ही पियेंगे, उसके लिए मावा नहीं बनाएंगे, पनीर नहीं बनाएंगे। तो इस पे भी फर्क पड़ता है कि अगर ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं एक चीज़ को, विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ेगा। तीसरा, उपभोक्ताओं के कुल व्यय में किसी वस्तु का सापेक्ष महत्व, यानी रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ कमोडिटी इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि हम ज़्यादातर उसमें खर्चा कर रहे हैं। अब सोचिए, हम कोई चीज़ हम महीने में खरीदते हैं, 5,000 रुपये का सामान खरीदते हैं। अब एक सामान हमने उसमें खरीदा 10 रुपये का, तो 10 रुपये का खरीदा, उसके फिर प्राइस कम या ज़्यादा होंगे तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 10 के 11 हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम उपभोक्ता उसमें जो खर्चा करता है, उसमें जो सामान ले रहे हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जब अगर मात्रा ज़्यादा है तो अगर प्राइस में अंतर आएगा तो फिर उसकी मात्रा में खरीदने में भी अंतर ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर हम बहुत थोड़ा खर्चा करते हैं, 5,000 का महीने में हमारा खाना पीने का खर्चा होता है, लेकिन हम कोई चीज़ उसकी 10 रुपए की आती है, तो 10 रुपए की आ रही है तो 11-12 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादा खरीदते हैं सामान तो हम फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई महंगी हो रही है चीज़ तो हम कम करें। चौथा पॉइंट, उस आवश्यकता की प्रकृति जिसे कोई वस्तु संतुष्ट करती है, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाइज, कि भाई किस तरह की आवश्यकता है। बहुत जरूरी आवश्यकता है तो मजबूरी है, महंगी भी होगी तो भी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, हम छोड़ सकते हैं, तो हम फिर महंगी हो गई तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। आदत पे भी फर्क पड़ जाता है, आदत बहुत लग जाती है तो फिर महंगी भी हो जाए तो भी खरीदेंगे। संयुक्त मांग हो जाती है, जैसे कार और पेट्रोल। अब कार की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल में कम ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कार तो आपको चलानी ही है। तो संयुक्त मांग भी पे भी फर्क पड़ जाता है। तो इसके सभी आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी माना जाएगा, ऊपर के सभी, तो ऑल ऑफ द अबव यानी जी आंसर इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। यह आय में परिवर्तन के लिए किसी उत्पाद की मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया की डिग्री को मापता है। It measures a degree of responsiveness of quantity demanded of a product to a change in income। अगर आय बदल रही है तो क्वांटिटी जो सामान आप खरीद रहे हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है इनकम में परिवर्तन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि आय लोच। तो बी आंसर इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन 25, मैच द फॉलोइंग देखें, ई ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो देखिए, द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो आय का अनुपात किसी वस्तु पर खर्च होता है, यानी कि हम उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा आय अपनी खर्च कर सकते हैं तो वो इलास्टिसिटी ज़्यादा मानी जाएगी। अगर ई लेस देन 1 यानी कम मानी जाएगी कि आय बढ़ रही है लेकिन हम उस प्रोडक्ट पे खर्च कम कर रहे हैं, तो जो जिस भी कमोडिटी प्रोडक्ट पे हम खर्च कम कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 मानी जाएगी, कम मानी जाएगी। ई बराबर 1 कि जितने प्रतिशत आय बढ़ी उतने प्रतिशत हमने सामान में परिवर्तन कर लिया, जितना परिवर्तन आय में हुई उतना परिवर्तन ही मांग में किया गया, तो ई बराबर 1 कहलाया जाता है। ई ग्रेटर देन 1 जो होता है यानी कि वो होता है लग्जरी गुड्स में, यानी कि इनकम में ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन हमने ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो लग्जरी गुड्स जो विलासिता के सामान होते हैं वो कहलाए जाते हैं। ई लेस देन 1 होता है आवश्यकताएं, कि इनकम में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन सामान भी हमने उस हिसाब से नहीं खरीदा, भाई ज़रूरत की चीज़ें हैं तो खरीदनी है, चाहे आय बढ़े चाहे घटे। ई बराबर 1 है नॉर्मल गुड्स होते हैं, कि भाई बराबर रहता है, आय बढ़ेगी तो ज़्यादा खरीद लेंगे, आय कम होगी तो कम खरीद लेंगे, तो ई बराबर 1 कहलाया जाता है। नेक्स्ट, आय में वृद्धि से विशेष वस्तु की खपत में वृद्धि होती है, ऐसा निम्न स्थिति में होता है, तो ये नॉर्मल गुड्स कहलाए जाते हैं। सामान्य वस्तुएं की आय में वृद्धि हुई तो खपत में भी हम उस सामान को ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, तो ये नॉर्मल गुड्स होते हैं, सामान्य वस्तुएं हैं। कि जाहिर सी बात है कि हम घूमने फिरने पिक्चर देखने चले गए, मान लीजिए मूवी देखने, आय बढ़ी तो हम मूवी देख आए, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो सामान्य वस्तुएं कहलाई जाती हैं। अब आय में वृद्धि से वस्तु की मांग की मात्रा में गिरावट आती है, तो ये इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तुएं होती हैं,
कि भाई पहले हम घटिया चीज़ खरीद लेते थे लेकिन अब हमारी इनकम बढ़ गई, तो ऐसा नहीं है कि हम घटिया वस्तु ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो उसकी मात्रा हम कम खरीदेंगे, फिर हम अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। तो जाहिर जैसे हमारा नियम क्या था कि इनकम बढ़ रही है तो हम सामान भी ज़्यादा खरीदेंगे, भाई आय बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहा है हमारा, तो हम सामान भी ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन अगर घटिया चीज़ खरीदते थे पहले, तो अब हम घटिया चीज़ ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, घटिया चीज़ कम कर देंगे। तो उसे हम इन्फीरियर गुड्स कहा करते हैं, घटिया वस्तुएं, कि आय में वृद्धि हुई लेकिन वस्तु की मांग में गिरावट आ गई। तो ऐसा होता है इन्फीरियर गुड्स में, घटिया वस्तुओं में। देखिए, किसी विशेष वस्तु की कीमत बदलती है तो अन्य वस्तु की मांग बदल जाती है। जैसे मैंने चाय और कॉफी की बात कही, चाय की कीमत बदल रही है तो डिमांड किसकी में फर्क पड़ गया, कॉफी में। तो ये होता है आड़ी लोच, इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहा करते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको। तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे बस की किराया बढ़ गया तो हम ट्रेन से जाने लगे, रेलगाड़ी से जाने लगे, जबकि रेलगाड़ी के किराए में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन रेलगाड़ी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कीमत, किराया जो बढ़ गया था वो बस का बढ़ा था, लेकिन अब हम जाएंगे रेलगाड़ी से तो रेलगाड़ी की मांग ज्यादा हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी हमने शुरू में देखे थे, तो इसका सही फॉर्मूला है सी। सी वाला इसका फॉर्मूला सही माना जाएगा। ये हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इसमें बी आंसर सही है। क्रॉस इलास्टिसिटी का आड़ी लोच का फॉर्मूला बी आंसर सही माना जाएगा। ये फॉर्मूले मैंने शुरू में पहले भी लिखवा रखे हैं। क्वेश्चन 31, इसका भी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ बटर, जो मक्खन होता है, वो बढ़ गया ₹10 पर 100 ग्राम का 10 रुपए में आता था, 12 रुपए में आने लगा। 100 ग्राम का पैकेट पहले 10 रुपए में आता था, 12 रुपए में आ गया, तो 2 रुपए का अंतर हो गया। डिमांड फॉर मार्गरीन, मार्गरीन एक नकली मक्खन समझ लीजिए आप, वसा होता है उसमें चर्बी वगैरह, तो वो घटिया किस्म का मक्खन था। तो डिमांड मार्गरीन जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ गई, 50 ग्राम से लोग 72 ग्राम खरीदने लगे। जबकि देखिए बटर की पैसे बढ़े हैं, 10 रुपए से 12 हो गया, तो 10 रुपए से 12 हो गया तो बटर की जगह लोग मार्गरीन जो था, जो नकली मक्खन है एक तरीके से, वो खरीदने लग गए, 50 ग्राम से 72 ग्राम खरीदने लग गए। तो अब क्रॉस इलास्टिसिटी पता लगाइए कितनी है। तो देखिए फॉर्मूला नीचे है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड एक्स में कितना फर्क पड़ गया, 50 ग्राम से 72 ग्राम हो गया, यानी कि 22 ग्राम का अंतर हो गया, तो हमने 22 लिख दिया नीचे, देखें आप। और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, पहले कितना लेते थे 50 ग्राम, तो बटे 50 कर दिया। फिर इस सबको भाग करेंगे, चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, पहले प्राइस थी, चेंज कितना हुआ प्राइस में, 10 रुपए से 12 रुपए हो गए मक्खन के, तो 2 रुपए का अंतर हो गया, तो 2 लिख दिया, बटे ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, पहले 10 रुपए थी, तो 10 लिख दिया। तो 22 बटे 50 गुणा कर दिया इसको, 10 बटे 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो 2.2 आ गया। तो इसका आंसर हो गया बी, 2.2। कोई चीज क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या मेरी ईमेल पर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आड़ी लोच नकारात्मक है तो समान कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरक होता है। कि क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि कार के दाम वाम बढ़ घट रहे हैं तो पेट्रोल पे क्या फर्क पड़ रहा है, पेट्रोल में भी बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, गड़बड़ हो सकती है। भाई इनकम बढ़ रही है या प्राइस बढ़ रहे हैं एक प्रोडक्ट के, दूसरे प्रोडक्ट में फर्क आ रहा है, तो उसे हम नकारात्मक कहते हैं। समान ऐसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है तो ऐसे समान होते हैं स्थापन समान, सब्स्टिट्यूट, कि एक के बदले हम दूसरा खरीद सकते हैं। जैसे चाय कॉफी की बात करी हमने, तो उसमें पॉजिटिव आएगा, और कार पेट्रोल में करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक समान माने जाएंगे। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव, सकारात्मक आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, तो ऐसा समान होता है सब्स्टिट्यूट, यानी जैसे चाय और कॉफी की बात करी, रेलगाड़ी बस की बात करी। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसको सही से समझ लीजिएगा। द लिमिट, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आंसर आता है उसका आंसर होता है 0 से इन्फिनिट तक, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इन्फिनिट तक आंसर रहेगा। 0 हो सकता है जहाँ पे कोई मांग की लोच में फर्क नहीं पड़ रहा है तो 0 हो गया,
और इन्फिनिटी मीन्स कितना भी आ सकता है आंसर, 1, 2, 3 लाख, 2 लाख, कुछ भी आ सकता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, देखिए जो घटिया वस्तुएं मैंने आपको बताई थी, निम्न कोटि की वस्तु हैं, घटिया वस्तु हैं, तो उनका डिमांड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव कहलाई जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आय बढ़ेगी आपकी तो आप घटिया सामान कम खरीदेंगे, उल्टा असर पड़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, आपका पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है, लेकिन सामान कम खरीद रहे हैं। कम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो घटिया चीज थी, अब नहीं खरीद रहे, अब हम अच्छी चीज खरीदेंगे, तो ये नेगेटिव कहलाया जाता है। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंफर्ट गुड्स, जो लग्जरी गुड्स हैं, जो विलासिता के सामान हैं, कि भाई इनकम बढ़ी तो हमने बाइक ले ली, कार ले ली, बड़ा टीवी ले लिया, लैपटॉप ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, म्यूजिक सिस्टम ले लिया, तो ये लग्जरी चीजें हैं जो ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा मन है कि हम अपना जीवन यापन अच्छा करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया करें, तो हम ये ऐसे सामान, अगर इन सामानों के केस में इलास्टिसिटी लोच जो है वो पॉजिटिव कहलाई जाती है, पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि जैसे वेतन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो मांग भी उन चीजों की बढ़ने लगती है। आप घूमने फिरने जाएंगे, भाई हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे, तो वेतन भी बढ़ा, तो हिल स्टेशन पे घूमना है, होटल के किराए में होटल की डिमांड बढ़ जाएगी आपकी, तो ये लग्जरी आइटम्स माने जाते हैं, विलासिता की चीजें मानी जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज द लीस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें देखिए लोच बहुत कम होगी, लीस्ट होगी, कम से कम। नमक, जैसे मैंने बताया, कीमत कितनी भी कम ज्यादा हो जाए, नमक आप उतना ही, एक चुटकी खाते हैं, एक पूरे सब्जी में 1 चम्मच डालें तो 1 चम्मच ही डालेंगे, दो तो नहीं कर देंगे कि सस्ता हो गया नमक तो 3-4 चम्मच डाल देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, तो इसमें लोच ना के बराबर होती है, नमक आंसर इसका माना जाएगा, बी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की डिमांड देखें आप। अब बिजली देखिए, बिजली बहुत जरूरी चीज होती है, घर में अगर आपकी बिजली चली गई तो सब कुछ बेकार है, तो इसकी जो लोच है वो बेलोचदार है, कि अगर कीमत बढ़ भी जाए तो भी अगर आपको जितना पंखा या बल्ब जलाना है उतना तो जलाना ही पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, तो अगर कीमत बढ़ भी रही है तो भी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेलोचदार यानी इन इलास्टिक डिमांड मानी जाती है। डिमांड फॉर एसेंशियल गुड, जो जरूरत की चीजें होती हैं, उसकी भी वही वाली बात आ गई, इन इलास्टिक मानी जाएगी, जैसे बिजली की बात हुई, बेलोचदार, कि भाई जरूरत की चीज है तो कीमत घटे या बढ़े क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सामान खरीदना ही है, मजबूरी है, तो वो तो खरीदना ही पड़ेगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलास्टिक, किस वस्तु की डिमांड ज्यादा लोचदार होती है, तो इसका बी आंसर सही है, वह वस्तु जिसकी प्रतिस्थापक वस्तुएं उपलब्ध हैं, गुड फॉर विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे चाय कॉफी की बात करी, कि अगर हम बदले में कोई दूसरी चीज खरीद लेंगे तो पहली वाली की डिमांड कम हो जाएगी, तो अगर एक की कीमत कम ज्यादा हो रही है तो हम दूसरी चीज खरीद लेंगे, तो हम पहली की डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर जरूरत की चीज होती, उसका कोई बदले में कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता, तो फिर मजबूरी है, वो नमक है तो नमक तो लेना ही पड़ेगा, तो वो, तो ऐसी वस्तुएं जिसके बदले में हम दूसरी चीज खरीद सकते हैं उसकी लोच ज्यादा होती है, वो लोचदार ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाई, क्योंकि लोच कम ज्यादा यानी कि मांग कम ज्यादा कर सकते हैं, कि हम उसके बदले में कोई दूसरी चीज खरीद लेंगे, इसके पैसे बढ़ गए तो बढ़ने दो, हम तो दूसरी चीज खरीद लेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज उपलब्ध ही नहीं है तो फिर मांग बेलोचदार हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर लोचदार पूछा है, इलास्टिक पूछा है, तो बी आंसर माना गया, जिसके बदले में कोई दूसरी चीज हम खरीद सकते हैं तो उसकी मांग इलास्टिक मानी जाएगी। ये देखिए, इफ द गुड इज सच दैट इट्स यूज कैन बी पोस्टपोन्ड टू द फ्यूचर, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी बताइए, तो ये अधिक लोचदार होगी, कि अगर कोई सामान महंगा हो गया तो हम कहेंगे भाई चलो अभी नहीं खरीद रहे, फिर कुछ दिन बाद खरीद लेंगे, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम नहीं खरीदेंगे, तो मांग कम हो जाएगी, तो यानी कि लोचदार ज्यादा रहेगी, अधिक लोचदार रहेगी। लेकिन अगर वो मजबूरी है भैया आज ही खरीदना है, तो फिर कीमत कितनी भी कम ज्यादा हो क्या फर्क पड़ रहा है, आपको तो सामान खरीदना ही खरीदना, तो तब बेलोचदार हो जाएगी। लेकिन अगर हम पोस्टपोन कर दें, अभी टाल दें सामान खरीदना, तो हम मांग नहीं करेंगे उस चीज की, तो मांग, कीमत बढ़ गई तो हम सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम भाई अभी जरूरत नहीं है, 10 दिन बाद जरूरत पड़ेगी, 1 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, तो तब खरीद लेंगे, तो ये अधिक लोचदार मानी जाएगी। जैसे डिमांड फॉर मिल्क की बात करते हैं,
मिल्क की डिमांड जो है वो लोचदार मानी जाती है। मिल्क दूध महंगा हो जाए तो हम कम खरीद लेंगे, जब सस्ता हो जाता है तो मिल्क दूध हम ज़्यादा ले लेते हैं। भाई मिल्क दूध पी भी लेंगे, पनीर भी बना लेंगे, दही भी बना लेंगे, मावा भी बना लेंगे। लेकिन अगर दूध महंगा हो गया तो अगर हमें पीने का शौक है तो दूध पी लेंगे बस, बाकी सामान हम उससे नहीं बनाएंगे, तो वो लोचदार ज़्यादा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, क्योंकि वो कई जगह काम आ सकता है। इट हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 43, देखिए, when the amount of total expenditure remains constant due to change in the price of commodity, तब इलास्टिक डिमांड इक्वल टू यूनिटी मानी जाती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर कुल व्यय की मात्रा यह स्थिर रहती है, तब मांग की लोच कही जाती है इक्वल टू यूनिटी। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, खर्चा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी कहलाई जाएगी। सी आंसर हो गया इसका। देखिए, व्हेन अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कीमत घट गई किसी प्रोडक्ट की तो जो टोटल खर्चा करते थे वो बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो वो मोर देन यूनिटी कहलाया जाएगा, इकाई से अधिक। व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस सीधा होता है तो उसके साथ डिमांड कर्व है आपका, तो यानी कि इलास्टिसिटी शून्य कहलाई जाती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट, if the demand for commodity Y increases due to increase in the price of commodity X, यानी डिमांड Y की बढ़ गई और कीमत में परिवर्तन हुआ था X का, तो ऐसा क्यों होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है कि भाई एक की कीमत बढ़ गई तो हमने दूसरी चीज की मांग बढ़ने लगी, तो वो स्थापन वस्तुएं कहलाई जाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे चाय कॉफी हो गई, रेलगाड़ी बस हो गई, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाई जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालनी है कि वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, अब वस्तु की मांग केवल 4% कम हुई, तो फॉर्मूला हमने लिखा है 4/20 हो जाएगा। मांग कम हो गई है, माइनस के 0.20 आंसर आ जाएगा। तो कम हुई है तो माइनस में लिखेंगे -4 अपॉन 20, तो 0.20 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिमांड फॉर अ रिच पर्सन, जो अमीर लोग होते हैं उनकी मांग, वो जो सामान खरीदते हैं उनकी जो सामान होता है वो उनकी डिमांड जो होती है वो बेलोजदार होती है, इनइलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि वो अमीर लोग हैं, कीमत में कोई भी फर्क ये हो, परिवर्तन हो, महंगा हो सस्ता हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो वो सामान लेना ही लेना है, तो उनके लिए बेलोजदार है। लोच कुछ नहीं है कि भाई 1 रुपए की जगह 5 रुपए की मिल रही है तो भी वो उतना ही सामान खरीद रहे हैं, तो फिर सामान में कोई लोच नहीं रहेगा, मांग में कोई लोच नहीं है, तो यानी बेलोजदार कहलाया जाएगा, सी ऑप्शन, इनइलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 49, समाज में धन के असमान वितरण होने की पर मांग की लोच किस प्रकार की होती है? बेलोजदार होती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो धन है वो कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों पे बहुत कम है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है धन का। तो जो अमीर लोगों पे ज्यादा धन है तो उनकी बेरोजगार रहेगा, भाई कितनी महंगी सस्ती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब लोग हैं, उन्हें भी वो जरूरत की चीजें खरीदनी है तो खरीदनी है, चाहे महंगी हो जाए, फिर क्या कर सकते हैं, जितना सामान खरीदेंगे वो खरीदना ही पड़ेगा उन्हें, तो वो बेरोजगार डिमांड मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस बाय 10%, चाय की कीमत कम हो गई, तो जब चाय की कीमत कम हो गई तो चाय की डिमांड बढ़ गई, 30% हो गई, यानी कि ज्यादा हो गई। जिस जिस प्रतिशत में कीमत कम हुई है उससे ज्यादा प्रतिशत मांग बढ़ गई है, तो ये अत्यधिक लोचदार मानी जाएगी, क्योंकि डिमांड पे फर्क ज्यादा आया है, तो ये हाईली इलास्टिक मानी जाएगी। इलास्टिक मतलब लोचदार, अत्यधिक लोचदार मानी जाएगी, बी ऑप्शन इसका आंसर माना जाएगा। अब कुछ डेफिनेशन, परिभाषाएं देख लेते हैं इलास्टिसिटी से संबंधित। ये देखिए इंग्लिश में दी गई हैं डेफिनेशंस। इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग as the amount demanded increases much or little for a given fall in the price, यानी कि प्राइस में कि कम ज्यादा होने से डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है वो इलास्टिक डिमांड कहलाई जाती है। तो ये डेफिनेशन दी गई है मार्शल ने।
ये मार्शल की डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरी डेफिनेशन देखिए, मांग की लोच एक तकनीकी शब्द है जिसका उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के लिए मांग की प्रतिक्रिया की डिग्री का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टोनियर एंड हेग ने डेफिनेशन दी है ये, तो ये आप पढ़ लीजिएगा और आपको याद भी रखनी है कि किसने ये डेफिनेशन परिभाषा दी है। नेक्स्ट देखिए, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एट एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ अमाउंट परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ये डेफिनेशन दी है जॉन रॉबिन्सन ने। तो ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन थी, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, आपको खुद ही याद करनी पड़ेंगी ये। मांग की लोच को मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इसकी कीमत में 1% परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होगा। यानी कि 1% कीमत में फर्क हुआ तो मांग की लोच में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये प्रोफेसर बोल्डिंग ने डेफिनेशन दी थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव चेंज इन अमाउंट परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑन अ गिवन डिमांड कर्व। यानी मांग की लोच किसी दिए गए मांग पर कीमत में सापेक्ष परिवर्तन में जवाब में खरीदी गई राशि में सापेक्ष परिवर्तन का माप है। यानी कि कितने चेंज हुआ प्राइस में, उससे फिर हमने कितने रुपए का सामान कम या ज़्यादा खरीदा, तो वो लोच कहलाई जाती है। तो ये डेफिनेशन दी गई है एएल मेयर्स ने। यानी कि सबका देखिए कंसेप्ट एक ही है कि कीमत में कम ज़्यादा हो रहा, कीमत में कम ज़्यादा होने पर मांग की मात्रा कितनी है, किसी प्रोडक्ट की मांग की मात्रा कितनी कम ज़्यादा हो रही है, वो मांग की लोच कहलाई जाती है। तो सबकी डेफिनेशंस में का कंसेप्ट एक ही है, बस लिखने के तरीके अलग हुए हैं, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। फिर भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ईमेल पर भी आप लिख सकते हैं कोई समस्या हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।